सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग 12 जनवरी 2022 का PYQ कर रहे हैं, तो आइए उसी में देखते हैं अगला सवाल। कहता है एक घड़ी की सुइयों द्वारा एक समकोण बनाया गया है, निम्नलिखित में कौन सा समय पर समकोण को प्रदर्शित करता है। पहला समय है 4:30 बजे, तो 4:30 बजे घंटा की जो सुई होगी वो 4 के आगे होगा और मिनट की सुई जो होगा वो 6 पर होगा, तभी 4:30 होगा। 6 बजे घंटा की सुई 6 पर और मिनट की सुई 12 पर होगा, तभी 6 बजेगा। 9:15 बजे घंटा की सुई 9 पर और मिनट की सुई 3 पर होगा। 3 बजे यहाँ पर घंटा की सुई 3 पर और मिनट की सुई जो बड़ी सुई होती है वो 12 पर होगा। ठीक है। अब कहता है समकोण। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री, राइट एंगल बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री, यानी कि लंबवत, सीधा लंबवत यहाँ खड़ा है, परी रेखा और इस पर खड़ी रेखा। ये जो कोण होता है यही होता है 90 डिग्री, जो लंबवत खड़ी हो। ठीक है, परी रेखा उस पर खड़ी रेखा, लंबवत 90 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि घड़ी के किसी भी जगह से, ठीक है ना, एक पूरा चक्कर काट के फिर वहीं आ जाते हैं तो एक पूर्ण कोण बन जाता है जो कि 360 डिग्री का कोण होता है। और एक पूरे चक्कर में 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनता है। तो चूंकि 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनता है, इसीलिए 1 मिनट के अंतराल में कितना कोण बनेगा। तो घट रहे हैं तो 360 डिग्री बटे 60, यानी काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 6 के 36, 6 डिग्री कोण बनता है। यानी कि 1 मिनट के अंतराल पर 6 डिग्री का कोण बनता है। इतना तो हम लोग समझ गए। अब बात आती है कि यहां कितना का कोण बन रहा है और कहां 90 बन रहा है। तो यहां हम लोग देखेंगे कि ये 4:30 का बात है, यानी कि 4 और 5 के ठीक बीच में होगा घंटा की सुई। यानी यहाँ यदि यहां से यहाँ 5 मिनट है तो 2.5 मिनट इधर और 2.5 मिनट इधर हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर 5 मिनट का अंतर है, तो 5 और 2.5 इसी के बीच में घड़ी की सुई है, इसके सीधे में घंटा की, इसके सीधे में मिनट में। 5 और 2.5 यानी कि 7.5, 7.5 मिनट का अंतराल यहां से यहां तक है। तो चूंकि 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाता है, इसीलिए 7.5 के अंतराल में, 7.5 मिनट के अंतराल में कितना होगा। तो 1 में 6, इसमें कितना, दोनों गुना हो जाएगा। यानी कि 6×5 का 0 हासिल 3, 6×5 का 0 हासिल 3, 7 42, 3 45, दशमलव से दाहिने और 1 अंक है तो यहाँ दशमलव बैठ गया। यानी 45 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है। यहाँ जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री कोण बन रहा है। और यहाँ देखेंगे आप ठीक से, तो एक सरल रेखा बन रहा है और किसी भी सरल रेखा पर 180 का कोण बनता है। तो इस पर 180 का कोण इधर बन रहा है और इधर भी 180 का कोण बन रहा है। वही हाल यहाँ है, यहाँ भी दोनों सुई मिला के एक सरल रेखा का निर्माण कर रहा है। इधर भी 180 डिग्री कोण बन रहा है और इधर भी 180 का बन रहा है। हमको खोजना है 90 का कोण कहाँ बन रहा है। यहाँ देखेंगे हम तो एक सुई 12 पर यहाँ पर है और घंटा की सुई 3 पर है, तभी 3 बजता है। तो कितना का अंतर आ रहा है मिनट में, देखिए 5 मिनट यहाँ, 5 मिनट यहाँ और 5 मिनट यहाँ, 5 या 15 मिनट का अंतर पर दोनों सुई है। और आप जानते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री का अंतर होता है। 1 मिनट में 6 डिग्री का अंतर होता है। चूंकि 1 डिग्री में 6 मिनट का अंतर होता है, इसीलिए 15 मिनट में 15 गुना 6 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। यानी ये कोण जो है आपको 90 डिग्री ये हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। लंबवत खड़ी है, दिखने से ही लग रहा है कि ये समकोण है, ठीक है ना। तो हम क्या बताया कि 1 मिनट में 6 डिग्री कोण होता है। यानी कि यदि 12:01 हो रहा है और 12:02 में मात्र 1 मिनट घट सकता है मिनट की सुई, तो 6 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है ना, 1 मिनट में 6 डिग्री का अंतर होता है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है
निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कहता है कि 8/15 से बड़ा 3/5 है, या इससे बड़ा 4/7, इस तरीका से दिया हुआ कौन सा सही लिखा हुआ है। पहले छोटा है, फिर उधर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, यानी कि ये छोटा से बड़ा होते गया है। मतलब कौन सा हो गया, आरोही क्रम हो गया। छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा ऐसे दिया गया, कौन सा आरोही क्रम में है। तो देखिए हम लोग इसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से कर लेंगे। कौन चार संख्या, मान लीजिए 8/15, 3/5, 4/7 और 2/3, इसी चारों संख्या की बात चल रही है। यही चारों संख्या हर जगह है। हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि सबका हर अलग अलग है, तो हर अलग अलग है तो असमान भिन्न में है। इसको पहले हम लोग समान भिन्न में बदल लेंगे। तो समान भिन्न में बदलने के लिए पहले इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 15, 5, 7, 3, 15, 5, 7 और 3 का 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 × 5 = 15, ये 5 ही रह जाएगा, ये 7 ही रह जाएगा। 3 × 3 एक बार में, फिर 5 से 2 बार लगा तो 5 × 5, 5 × 5, 7 और 1। इसका जो लौसा निकलेगा वो आएगा आपको 3 × 5, 1 से गुना होने पड़ता है 7, यानी 7, 5 × 15 = 105 एलसीएम आया। यानी प्रत्येक के हर को 105 करना है, और 15 से भाग देंगे हम 105 में। 15 से भाग देंगे हम 105 में। 105 में जब 15 से भाग देंगे तो 15 × 6 = 15 = 105, 7 बार में विभाजित हो जाएगा। तो हम 7 को क्या करेंगे, उसी 7 से हम लोग इसके ऊपर और नीचे दोनों जगह गुना कर देंगे। 8/15 है, ऊपर भी गुना 7 से, नीचे भी गुना 7 से। अब 5 से जब हम भाग करेंगे 105 में, देखिए हम सिंपल तरीका बताते हैं। इसी को गुना कितना हुआ है ना, 5 से भाग करेंगे तो 5 × 5 निकल जाएगा, 7 × 21 बच जाएगा। यानी कि यहाँ पर 3/5 को 21 से नीचे भी और 21 से ऊपर भी गुना कर देंगे। अब हम 7 से भाग करेंगे तो 7 निकल जाएगा, तो 5 × 15 बच जाएगा, 15 बार में मिलेगा। 4/7 को 15 से नीचे और 15 से ऊपर गुना कर देंगे। या 3 से जब हम भाग करेंगे 3 निकल जाएगा, 7 × 35 आ जाएगा, यानी 35 बार में विभाजित होगा। 2/3 को 35 से नीचे भी 35 से ऊपर भी, एक ही चीज से ऊपर नीचे गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी इच्छा दोनों काट दीजिए, फिर 2/3 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 × 7 = 56, 15 × 7 = 105, ठीक है ना। 21 × 3 = 63, 21 × 5 = 105। यहाँ देखिए 15 × 4 = 60, नीचे में 105। यहाँ देखिए 35 × 3 = 105 तो होगा ही होगा, 35 दूनी 70। अब देखिए हमको लिखना किस चीज में है, बिल्कुल सही, आरोही क्रम में। कौन से क्रम में, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे छोटा। अब यहाँ पर हर सभी का बराबर हो गया है, अब ऊपर में जो छोटा है वही सबसे छोटा है। तो 70, 60, 63, 56 को देखेंगे, क्योंकि हमने हर को बराबर कर दिया है। अब ये समान भिन्न में आ गया है। अब ऊपर में जो छोटा है वही छोटा है, 56 यहाँ पर सबसे छोटा है, तो लिखेंगे 56/105। इससे बड़ा 56 से बड़ा 60, 60/105। इससे बड़ा 63 वाले 63/105, और इससे बड़ा 70/105। एक मिनट ध्यान से देखिएगा, 56/105 किसका मान आया था, 8/15 का। इसके नीचे हम लिख देंगे 8/15 से बड़ा। 60/105 किसका मान आया था, 4/7 का। 63/105 किसका मान आया था, 3/5 का। और ये 70/105 किसका मान आया था, 2/3 का। यही आपका आरोही क्रम हुआ। खोज लीजिए ऐसा कहां पे, 8/15, 4/7, 3/5, 2/3। ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है, यानी इस तरीका से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है, एक भाग के प्रश्न में भागफल जो है भाजक का 4 गुना है और शेषफल भाजक का 1/4 है। यदि शेषफल 8 है तो भाज्य क्या होगा। भाग के सवाल में आप जानते हैं कि हम लोग भाज्य में भाग देते हैं भाजक से। तो यहां पर शेषफल यहां पर माफ कीजिएगा, यहां पर भागफल आता है और यहां नीचे में शेष या शेषफल आता है, शेषफल आता है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है कि इसका बराबरी करने के लिए दोनों को गुना करके इसको जोड़ते हैं। यानी भाज्य जो होता है, ये भाज्य जो होता है बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल।
प्लस ये शेषफल, प्लस ये शेषफल। तो भाज्य में जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य है, जिससे भाग देते हैं वो भाजक है, यहां जो आता है वो भागफल है, नीचे जो बचता है वो शेषफल है। ठीक है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, दोनों का गुणा, भाजक गुना भागफल प्लस ये शेषफल। ये भाग के लिए जांच हम लोग इसे करते हैं, भाग के लिए। अब आते हैं सवाल के। सवाल क्या कहता है कि भागफल जो है भाजक का 4 गुना है और शेषफल जो है भाजक का 1/4। समझिए इस चीज को, भागफल भी भाजक का 4 गुना है और शेषफल भी भाजक का ही 1/4 है ना। भाजक के आगे लिखा ही नहीं है, तो हम भाजक जो हमको निकालना है ना उसी को x मान लेंगे, भाजक को ही x मान लेते हैं। माना कि भाजक जो है x है, माना कि भाजक क्या है x है, तो भागफल कितना होगा, बिल्कुल सही, भागफल जो है ना भाजक का 4 गुना है, यानी भाजक गुना 4। भाजक क्या माने हो x ना, तो x गुना 4 यानी कि 4x हो गया। क्लियर है। अब है शेषफल जो है वो भाजक का 1/4 है, तो अब लिखेंगे शेषफल। शेषफल क्या है, क्या है 1/4 है, किसका, भाजक का 1/4, भाजक का 1/4 है। भाजक को क्या माने हैं हम, x माने हैं, का मतलब क्या होता है गुना, 1/4 का अर्थ क्या होता है 1/4, x गुना 1 x/4, x/4। अब देखिए कहता है यदि शेषफल 8 है, शेषफल कितना दिया हुआ है 8 है, ध्यान से देखिएगा, शेषफल हमने ज्ञात किया तो शेषफल हमको प्राप्त हो गया x/4 और कह रहा है संख्या में कि शेषफल जो है वो 8 है, तो यहाँ 8 लिख देंगे, शेषफल बदले में 8 लिख दिए बराबर x/4। हमको x का मान चाहिए ना जो भाजक है, तो यहाँ 4 जो बट्टे में है इसको इधर भेज देंगे, तो यहाँ भाग में है, इधर क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। पक्षांतर जब होता है तो भाग गुना में हो जाता है, यहाँ x बच जाएगा। यहाँ कितना हो गया 8 चौके 32 बराबर x, जब 32 x के बराबर है तो x भी 32 के बराबर होगा, डंडी घुमा दिया, कितना आ गया x 32। x किसको माने हैं, भाजक को, यानी भाजक आपको प्राप्त हो गया है, भाजक आपको 32 प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब हमको भागफल प्राप्त करना है, भागफल प्राप्त करना है। भागफल कितना है 4x है, 4x यानी 4 गुना x का मान कितना आया है 32, 32 चौके 4 दुनिया 8, 4 के 12 128। देखिए हमको भाजक भी प्राप्त हो गया है, भागफल भी प्राप्त हो गया है। ठीक है, और शेषफल तो दिया हुआ ही 8 है, शेषफल तो हमको 8 पहले से सवाल में ही दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, भाजना, तो भाज्य का सूत्र क्या होता है, भाज्य का सूत्र होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आपने भाजक ज्ञात किया है कितना 32, तो 32 गुना भागफल कितना प्राप्त किया है 128 प्लस तो प्लस शेषफल कितना प्राप्त किए हैं 8, जोड़ दीजिए 128 गुना 32 कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 4096 प्लस ये 8, पहले से गुना किए 4096 प्लस 8 कर दीजिए, ये हो जाएगा आपको 4104 आ जाएगा, 4104, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि विजया और उसकी सहेली ने नाव खरीदने के लिए 42,000 रुपए का कर्ज लिया। उन्होंने 2 साल, कितने दिन 2 साल में समान मासिक किस्त में 47,040 रुपए भुगतान किया। उन्होंने हर महीने कितना भुगतान किया, इसको बोलते हैं EMI, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, महीना जो किस्त जमा किया। लिया था 42,000 और महीना 2 साल तक लगातार जमा किया है, और उसको जमा करने के बाद जब जोड़ा तो 47,040 रुपए पड़ गया, यानी प्रत्येक महीना वो कितना दे रहा था। देखिए बहुत सिंपल सवाल है, 2 साल का अर्थ क्या होता है, 2 साल का अर्थ होता है 24 महीना, 1 साल में 12 महीना और 2 साल में 24 महीना। कुल भुगतान कितना किया, कुल भुगतान किया
47,040 रुपये, 47,040 रुपये। इसीलिए एक महीने में भुगतान, इसीलिए प्रत्येक माह का भुगतान, इसीलिए प्रत्येक मासिक भुगतान, प्रत्येक मासिक भुगतान नहीं। 24 महीना में इतना देते, एक महीना में कितना, इसमें इससे भाग कर दीजिए, 47,040 में भाग कर दीजिए 24 से, हो गया है ना। भाग का अर्थ होता है गुना, भाग का अर्थ होता है गुना नहीं। भाग को जैसे गुना करेंगे तो ये पलट जाएगा 1/24, माफ कीजिएगा। भाग को जैसे गुना करेंगे तो ये पलट जाएगा, यहाँ कुछ बटन में 1 कर दिए, ठीक है ना, सीधा ये 24 हो गया। ये हो गया आपको 47,040/24। 24 से भाग करने का हम सीधे इसके बट्टे में इसको लिख देंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है। भाग कर दीजिए अब 24 से, 24 से भाग कीजिएगा। एक काम कीजिए, इसको काटिए, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 2 से तो विभाजित हो ही जाएगा। ये हो गया 12, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 0, ठीक है। और विभाजित 2 से हो जाएगा, 6 दूनी 12, यहाँ देखिए 1 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 के 12, 0। 6 से देखते हैं, 6 एकम 6, 6 का 6, ठीक है, 5 बचा 57, 6 नमा 54, 36, 6 के 36, 0। 1960 रुपये, 1960 रुपये प्रत्येक महीना वो जमा कर रहा था। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। जितना जमा किया उसमें 2 महीने, 2 साल यानी 24 माह भाग दे दीजिए। आप ऐसे भी भाग देके निकाल सकते हैं। ये आपको 1960 बार में होगा, 1960 आपको प्रत्येक महीना लग रहा था। इसको बोलते हैं EMI। क्या बोलते हैं? EMI। जमा किया कितना दिन? 24 महीना यानी 2 साल, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि नसीमा के पास केवल 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के हैं। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 रुपए के सिक्कों की संख्या से 3 गुना है, और 20 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 रुपए के सिक्कों की संख्या का आधा है। यानी इनका आधा इधर है और इनका 3 गुना इधर है, ठीक है। यदि उसके पास 20 रुपए के 8 सिक्के हैं, यदि उसके पास 20 रुपए के 8 सिक्के हैं, 20 रुपए के 8 सिक्के हैं, तो उसके पास कुल कितनी राशि है? देखिए कहता है कि 5, 10 और 20 का उसके पास नोट है। 10 का 3 गुना है 5 टकिया का नोट, और 10 का आधा है आपको 20 का नोट, और अंतिम में कह रहा है 20 रुपए के 8 नोट है, ठीक है। तो इसका आधा यहाँ है, तो किसका आधा 8 होता है? किसका आधा 8 होता है? बिल्कुल सही, 16 का आधा 8 होता है। यानी इसका मतलब है 10 रुपया का 16 नोट है, 16 सिक्का है, 16 माफ कीजिएगा 16 सिक्का है। तब जाके 16 का आधा इधर जब हुआ तो 20 का 8 पूरा, क्योंकि यहाँ कह रहा है 20 का 8 नोट, ठीक है। और कह रहा है इसी का 3 गुना इधर है, यानी यहाँ पर 16 है तो 16 तिया, 16 तिया, यानी इधर जो है ना 16 3 गुना है, 16 तिया 48 गो 5 रुपया का नोट है। बात को समझ गए आप लोग? कहता है कुल कितनी राशि है इसके पास। तो 20 रुपया का 8 सिक्का है, 20 × 87 यानी 160 रुपया ये हो गया। 16 को 10 का नोट है तो 16 है 87, 160 रुपये का यहाँ भी नोट है, इसका भी वैल्यू, और यहाँ 48 गो 5 रुपए का नोट है। तो 48 गुना 5 कर दीजिए, 48 गुना 5 कर दीजिए, 8 पंचे 40 का 0, 8 पंचे 40 का 0, हासिल 4, 4 पंचे 20 4 24, यानी कि 240 रुपये, 160 रुपये, 160 रुपये, तीनों को जोड़ दीजिए। 240 160 160, 240 160 160, टोटल 10 हासिल 1, 560 रुपये, टोटल आपको 560 रुपये है। यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि आकृतियों के उस युग्म यानी जोड़ा को चुनिए जिनकी कोई भी सममित रेखा नहीं है। सम मतलब बराबर, मित मतलब माप, सम माप मतलब बराबर माप में बांट हम नहीं सकते हैं कहीं से भी। तो समद्विबाहु त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, विषमबाहु त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समचतुर्भुज, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज और
समचतुर्भुज। चलिए अब इसको हम देखते हैं। मुख्यतः इसमें 3 चीज आया है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान बराबर, द्वि मतलब 2, यानी वह त्रिभुज जिसका कोई भी 2 भुजा बराबर हो। ये दोनों चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों कोई भी 2 भुजा बराबर हो। मान लीजिए ये 10 है, ये 10 है, ये कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ये 15 है, 2 बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें जब हम सममित रेखा खींचेंगे, इधर से यदि हम सममित रेखा खींचेंगे तो ये सममित नहीं बटेगा, ये पूरा पूरा इसको नहीं ढकेगा। लेकिन यदि हम इधर से हम सममित रेखा खींचेंगे तो ये सममित में बट जाएगा। यानी कि इसमें संभव है एक सममित रेखा, संभव है एक सममित रेखा संभव है। किसमें? समद्विबाहु त्रिभुज में। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजा समांतर हो, जिसमें आमने सामने की भुजा समांतर हो। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो और सम्मुख कोण इसका बराबर होता है। ठीक है ना। इसको मान लीजिए हम ऐसे बांटेंगे तो ये पूरा पूरी ढकेगा नहीं, ये इधर निकल जाएगा, ये इधर निकल जाएगा। या इसको हम इधर से भी बांटते हैं तो भी ये इसको आगे निकल जाता है। यानी यहाँ एक भी संभव नहीं है, यहाँ संभव नहीं है एक भी सममित रेखा, सममित यहाँ संभव नहीं है। किसमें? समांतर चतुर्भुज में। तो अब देखते हैं विषम बाहु में। विषम बाहु त्रिभुज का अर्थ होता है कि तीनों भुजाएं अलग अलग माप के हो, कोई किसी के बराबर नहीं हो। ये 13 है तो ये 15 है तो ये 18 है। ठीक है। इसमें कहीं से भी सममित रेखा खींचिएगा, ऐसे खींचिएगा तो भी इसको नहीं ढकेगा, ऐसे भी यदि आप बांटते हैं तो पूरा पूरी नहीं ढक पाएगा। मान लीजिए इधर 10 हो गया, इधर 8 बच गया बांटने में, तो ढकता नहीं है। यानी यहाँ विषम बाहु में संभव नहीं है, विषम बाहु में संभव नहीं है सममित रेखा। तो समांतर चतुर्भुज और विषम बाहु, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इन दोनों में एक भी सममित रेखा संभव नहीं है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक पर चर्चा छूट रहा है, वो है आपको समचतुर्भुज। तो ये तो समद्विबाहु हो गया, ये विषम बाहु हो गया, ये समांतर चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। इसमें जो है ना आमने सामने का बराबर, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, आमने सामने से बराबर होता है। समचतुर्भुज में क्या होता है कि चारों बराबर ही होता है, चारों बराबर ही होता है। इसमें सममित रेखा संभव है, इसमें सममित रेखा संभव है, दोनों तरफ संभव है। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसमें संभव है, इसमें भी संभव है, इसमें संभव नहीं है लेकिन इसमें संभव था, इसलिए ऑप्शन नहीं हुआ। यहाँ पे इसमें संभव था, इसमें संभव नहीं था, इसमें संभव नहीं है, इसमें भी संभव नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ठीक है ना। समद्विबाहु समझ गए, जिनका कोई भी त्रिभुज का 2 भुजा बराबर है तो एक संभव है। समांतर, समांतर का अर्थ होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर, ठीक है ना, और समांतर। तो हम लोग बराबर कर दिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अब समझ में आ जाएगा। समांतर ये है समांतर। ठीक है। समचतुर्भुज चारों भुजा बराबर होता है और आमने सामने बराबर, ये समचतुर्भुज है, ये इसका चारों बराबर है, इसका आमने सामने का बराबर होता है समचतुर्भुज। अब विषम बाहु जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, तीनों अलग अलग माप का त्रिभुज है ना, तीनों उस त्रिभुज का तीनों भुजा अलग अलग माप का होता है। तो इसमें संभव है, इसमें संभव नहीं था, इसमें भी संभव नहीं था, इसमें संभव है। तो संभव नहीं वाला खोजना था हमको, यानी समांतर चतुर्भुज और विषम बाहु। तो समांतर चतुर्भुज और विषम बाहु, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है, किसी दुकान पर निम्न दर सूची प्रदर्शित की गई थी। फल प्रति किलोग्राम, मतलब प्रत्येक किलो पर, यानी 1 केजी का ये प्राइस दिया हुआ है। सेब 120 रुपए किलो, आम 84 रुपए किलो, अमरूद 80 रुपए किलो, अंगूर 96 रुपए किलो, संतरा 90 रुपए किलो। रेणु ने 1.1/2 यानी कि 1 और आधा 1.5 केजी सेब, 2 किलोग्राम संतरे, 250 ग्राम अंगूर, 500 ग्राम 250 ग्राम अंगूर, 500 ग्राम अमरूद और 1.1/4 यानी 1 और 1/4 यानी कि 1.25 किलो आम खरीदे। उसने सभी फलों के लिए कितनी धनराशि का भुगतान किया। इतना फल खरीदने के बाद कितना रुपया दुकानदार का हुआ।
चलिए काम करते हैं, जब जगह नहीं है हम यहीं पर इसको बढ़ा के कोशिश करते हैं, सरल कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर वजन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, वजन। तो सेब कितना लिया गया, 1.1/2 kg लिखते हैं किलोग्राम को। यह है आपको संतरा, संतरा यहां पर है, ध्यान दीजिएगा। सेब का यहां लिख दिया गया है, सर आम था तो आम नहीं, संतरा का लिखा है 2 kg, संतरा यहां लिखेंगे 2 kg। 250 ग्राम अंगूर, अंगूर जो है यहां है, ये लिया गया है 250 ग्राम जी। अमरूद लिया गया है 500 ग्राम, अमरूद जो है यहां पर ये लिया गया है 500 ग्राम। और आम जो है 1.1/4 kg लिया गया। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ लेते हैं। 2 एकम 2 1 यानी कि 3/2 kg इसको हम लिख सकते हैं। 2 एकम 2 1 3/2 kg। आपकी इच्छा था तो पूर्णांक तो आप दशमलव में भी तोड़ सकते हैं, है ना। एक काम कीजिए, 2 से 3 में भाग कीजिएगा, 2 से जब 3 में भाग कीजिएगा, 2 एकम 2 0.2 पंच 10, यानी ये आपको हो गया 1.5 kg। क्लियर है, इसको तोड़िएगा तो 4 एकम 4 1 5/4। इससे भी गुना कर सकते हैं राइट वे में, ठीक है। हम ऐसे ही गुना कर देते हैं, 4 से भाग देंगे 5 में, 4 से भाग देंगे 5 में, 4 एकम 4 0.0 4 दूनी 8 2 पर 0 4 5 20, यानी कि ये हो गया 1.25 kg। 500 ग्राम है, इसको बदलना है केजी में, तो 500 ग्राम को आप क्या करेंगे 1000 से भाग कर देंगे। क्या बन जाएगा, ये ग्राम को 1000 से भाग के 1 kg बन गया। 500 दूनी 1000 यानी 1/2 यानी आधा kg हुआ। 2 से को भाग दीजिएगा 0.5 kg हो गया। यहाँ भी 250 ग्राम है, इसको भी आप 1000 से भाग कर दीजिए, ये भी kg बन जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 25 का 25, 25 के 100, 1/4 यानी 0.25 kg हुआ। यहाँ 2 kg है। चलिए प्राइस देखते हैं। 90 दूनी 180 रुपये, 96 गुना 0.25, 96 गुना 0.25 कर लेंगे हम लोग। इससे बेहतर होगा कि 1/4 से ही गुना कर लेते हैं। 96 गुना 1/4, 4 एकम 4 24 चौके 96, 24 रुपये। अब है 80 रुपया को गुना करेंगे हम लोग 0.5 से। इससे बेहतर इसका मान 1/2 है तो 1/2 से ही गुना कर लीजिए। 80 गुना 1/2 यानी 40 रुपये, ठीक है। यहाँ 1.25 से बेहतर है कि 5/4 इसी का मान है नहीं, इसी से गुना कर लीजिए। 84 गुना 5/4, 5/4, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 21 पंच 105, 21 पंच 105। यहाँ 120 को 3/2 से गुना कर लेते हैं, दशमलव से गुना करने में समय लग जाएगा, है ना। 120 गुना 3/2, 3/2, 2 एकम 2 60 दूनी 120, 60 दिया 180 रुपया सेब का हो गया। सबको अब जोड़ दीजिए, ठीक है ना। देखिए इसी को हम भिन्न में किया, इसी को दशमलव में किया, दशमलव से गुणा करने में समय लगेगा, आएगा इतना ही। दशमलव में खाली 0 बचेगा, 180 दशमलव बाद खाली 0 बचेगा, आना इतना ही है। तो इससे गुणा करना इजियर लगा, पूर्णांक मूल्य को भिन्न से गुणा करते गए, तुरंत आते गया, ठीक है ना। 90 दूनी 180, 96 1/4 गुणा कर दिए, इसी का मान है ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप लोग जोड़ेंगे तो ये हो गया आपको 5 4 9, जोड़ लीजिए 5 4 9। अब देखिए 8 2 10, 4 14, 8 22 का 2 हासिल 2, 2 1 3 1 4 1 5, 529 रुपये देना होगा। 529 रुपये यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ आधारित गणित शिक्षण एवं अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है। कक्षा में आयोजित गणित प्रश्नोत्तरी क्विज में विद्यार्थी का भाग लेना, समूहों में काम करते हुए विद्यार्थियों का अपने घरों से लाए गए राशन के बिलों पर चर्चा करना एवं उसका विश्लेषण करना, विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक में दिए गए इबारती सवालों इन सब समस्याओं को हल कर रहे हैं। चौथा है कक्षा में विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं,
और उस वीडियो में समझाए गए निर्देशों का अनुसरण करते हुए दिए गए कार्य को पूरा कर रहे हैं। देखिए, संदर्भ आधारित होना चाहिए। कोई ना कोई बच्चा का खुद का संदर्भ होना चाहिए, है ना। जैसे बच्चे घर से आए हैं तो रास्ते में वो क्या सब देखते हुए आए, उसके ऊपर आप सवाल करते हुए उनको आप कुछ गणित की बात बता रहे हैं, तो वो आपका संदर्भ आधारित हुआ। या बच्चे जब खेलने गए तो वहां वो उन्होंने क्या सब देखा और उस पर आप कुछ गणित बता रहे हैं। जैसे फुटबॉल खेलने गया, अच्छा फुटबॉल का आकृति कैसा होता है, तो गोला होता है ना। तो वृत्त और गोला में क्या अंतर है। तो इस तरीके का सवाल जो है ना, उसके संदर्भ से, उसके खेलने के संदर्भ से आप उसको कुछ ना कुछ गणित सिखा रहे हैं। वो घर में कुछ देखते हुए आया है, आप उसके संदर्भ में, रास्ता में कुछ देखते हुए आया है उसके संदर्भ से, यानी किसी न किसी संदर्भ से यदि आप उसको गणित सिखा रहे हैं, यही होता है संदर्भ आधारित शिक्षण या अधिगम सीखना। तो यहां पर क्या हो रहा है, बच्चा गणित का क्विज में भाग ले रहा है, वहां पर कोई संदर्भ नहीं है, वहां पर जो भी सवाल आ रहा है उसके अनुसार वो जवाब दे रहा है, यहां कोई संदर्भ आधारित नहीं नजर आ रहा है। इसके बाद है विद्यार्थी अपने घर से, घर में जो कुछ देखा सुना किया उसके आधार पे उनके ऊपर चर्चा करते हैं और विश्लेषण करते हैं। तो लिखा है समूहों में काम करते हुए विद्यार्थी अपने घरों से लाए गए राशन के बिल, राशन का बिल मंगाया गया सबसे और कहा गया कि तुम्हारे यहाँ कितना राशन लगता है, कितना चावल लिया, कैसे प्रति किलोग्राम दिया, कितना रुपया दिया और क्या लिया। तो ये क्या होता कि वो बच्चा खुद घर से देख के आया है, हो सकता है तो दुकान पे भुगतान करके आया है, तो बड़ी इंटरेस्टेड होके और बड़ी उत्साहित होके वो जवाब देते हैं, हाँ सर इतना लिए तो इतना पैसा दिए हैं, नहीं सर ये नहीं था तो उसके बदले ये लिए तो इतना कम पड़ा। तो इसमें क्या होता है कि उनका जोड़ने का, अंतर करने का, भाग करने का, गुना करने का, ये सारा उसमें एबिलिटी आप उसके संदर्भ आधारित यानी कि उसके राशन के बिल पर चर्चा करके और विश्लेषण करके आप उसको दे रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत लगता है कि सही जवाब है। उसके बाद विद्यार्थी पाठ पुस्तक में दिए गए, अब इसमें कोई संदर्भ नहीं है, गणित का सवाल हल कर रहा है, इसमें कोई संदर्भ नहीं है, उसमें भी वो इबारती सवाल हल कर रहा है कि शब्द समस्या, ठीक है ना। शब्द समस्या मतलब किसी संख्या को जोड़ने के लिए कहा था, तो वहां पे जोड़ने की बात को एक मतलब जैसे ना राम के पास इतना रुपया था तो सोहन को इतना दिया, कितना बचा, तो वहां पे सीधा सीधी घटाव ना देके, अंतर ना देके उसको इबारती में ढक देता है, शब्द में उसको पिरो देता है, ठीक है। अगला है कक्षा में विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देख रहा है, यहाँ कोई संदर्भ नहीं है, वीडियो में जो समझाया जा रहा है वो कर रहा है, तो यहाँ भी संदर्भ आधारित नहीं है। संदर्भ आधारित सबसे सटीक इसमें सबसे उपयुक्त है तो वो ऑप्शन नंबर 2 है। आप ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है, सबसे उपयुक्त है संदर्भ आधारित के लिए। ऑप्शन नंबर 2 देके आप लोग 7 नेक्स्ट कर देंगे। आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इनको शेयर करके। यहां तक क्लास देखने के लिए आप लोगों का पुनः एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।